हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट प्रश्न पत्र को बता रहा हूँ। पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट के इस क्रम में मैं आज आप लोगों को दंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। दंड के सिद्धांत, दंड क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, दंड दंड क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दंड एक ऐसी वस्तु है कि जब विधि का कोई उल्लंघन करता है तो उसको सजा के रूप में दंड दिया जाता है, उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। जब किसी देश का जो कानून होता है उस कानून का हम उल्लंघन करते हैं या तो जो उल्लंघन करता होता है उस उल्लंघनकर्ता को कानून का उल्लंघन न करने के लिए, मतलब वह दोबारा ऐसा न करे, इसके लिए उसको दंडित किया जाता है, सजा किया जाता है। और दंड एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि अपराधों को रोका जा सकता है। बिना दंडिक व्यवस्था के हम अपराध को नहीं रोक सकते हैं। जैसा कि कौटिल्य ने कौटिल्य अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के दंड का प्रावधान करता है। अर्थशास्त्र में यह लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करे, सामाजिक रीति रिवाज और मर्यादाओं का उल्लंघन करे, उसको दंडित किया जाना चाहिए। इसके लिए शारीरिक दंड, आर्थिक दंड, देश निकाला इत्यादि जैसे दंड का प्रावधान किया गया है, अर्थशास्त्र में किया गया है। यानी कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न श्रेणियां निर्धारित की थी कि किस अपराध के लिए कितने आर्थिक दंड की व्यवस्था की थी कि किस अपराध के लिए कितने पड़ जुर्माना लगाया जाना चाहिए, यानी कितना आर्थिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसी तरह से शारीरिक सजा का प्रावधान था, अंग काटने का प्रावधान था, कोड़े मारने का प्रावधान था। ये हमारे वैदिक काल से लेकर जो मध्यकाल तक जितने भी समाज रहे हैं, राज्य रहे हैं, तो ऐसे कठोर दंडों का प्रावधान होता था, कठोर दंड दिए जाते थे। जैसे कि हम मध्यकाल में ले सकते हैं, मध्यकाल में भारत में ले सकते हैं कि उनको कठोर दंड किया जाता था। कानून का उल्लंघन करने के लिए, रीति रिवाज और मर्यादाओं का उल्लंघन करने के लिए उनको कठोर दंड दिया जाता था। दंड व्यवस्था जो है वह हमारे समाज की मूलभूत आवश्यकता है। बिना दंड के भय से हम शांति की स्थापना नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, हर व्यक्ति आज़ादी चाहता है। ऐसे में वह दूसरों के अपनी स्वतंत्रता के उपभोग के लिए, अपनी आज़ादी के उपभोग के लिए वह दूसरों की स्वतंत्रताओं में हनन कर सकता है। तो वह ऐसा न करे, वह अपना हित तो करे लेकिन साथ ही साथ दूसरे के हितों का भी ध्यान रखे। यदि वह दूसरे के हितों का उल्लंघन करता है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए, हमारे विधि के अनुसार, हमारे परंपरा के अनुसार, हमारे कानून के अनुसार। इसी तरह से हम समाज में सामाजिक व्यवस्था को देख सकते हैं। जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसमें जो रीतियां होती हैं, रिवाज होते हैं, धर्म होते हैं, तो जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध होता था उसको भी दंडित किया जाता था। धर्म के विरुद्ध होने पर उसको दंडित किया जाता था, उसको गांव से निकाला दे दिया जाता था, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। अनेक प्रकार के दंड दिए जाते थे। ये जो परंपराएं होती हैं यह चीन से लेके पूरी यूरोप तक होती है, यानी कि यूरोप से लेके समस्त भागों में, विश्व के समस्त भागों में इस प्रकार के दंड व्यवस्था का प्रावधान था। लेकिन जब राज्य बनना शुरू हो गया, जब शासक बनना शुरू हो गया, तो इसके साथ विधि भी बनाए जाने लगे, कानून भी बनाए जाने लगे। और जो विधि की आवश्यकता महसूस होने लगी तो व्यक्तियों ने इस विधि को अपने हित में समझा और अपने हित में उस विधि का पालन करना सुनिश्चित किया। उनको यह ज्ञान आया कि हम जब विधि का पालन करेंगे तभी हमारी स्वतंत्रताएं सुरक्षित रहेंगी, हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, हमारे विकास सुरक्षित होंगे। और इस विधि का सभी लोगों ने पालन करना शुरू किया। लेकिन कुछ ऐसे तत्व थे, कुछ ऐसे लोग थे जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विधि का उल्लंघन कर देते थे। ऐसी स्थिति में विधि के उल्लंघनकर्ता को
जो दंड प्रमुख होता था, जो राजा होता था, उसके द्वारा न्याय किया जाता था। सामन ने 4 प्रकार के दंड के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। पहला है निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत। निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत। निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत, यह थ्योरी जो होती है, डिटरेंट थ्योरी इसको कहते हैं। इसमें इसको एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निवृत्त मतलब कि एकदम समाप्त कर देना, निवृत्त का मतलब समाप्त कर देना। इस सिद्धांत के अनुसार दंड ऐसे रूप में दिया जाना चाहिए ताकि समाज में भय का माहौल पैदा हो, समाज में भय का माहौल पैदा हो। एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि समाज उस दंड से भयभीत हो जाए और समाज का कोई भी व्यक्ति दोबारा ये साहस न कर पाए कि वह कोई अपराध करे। अपराध करने से पूर्व वह 100 बार सोचे कि उसके लिए दंड का क्या प्रावधान किया जा सकता है। यानी कि कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए ताकि अपराधी के मन में भय पैदा हो, या फिर समाज के मन में भय पैदा हो, व्यक्तियों के मन में भय पैदा हो कि वह अपराध करने के बारे में सोचें भी न। इसको हम दंड का निवृत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं। दूसरा सिद्धांत जो आता है वह निरोधात्मक सिद्धांत है। निरोधात्मक दंड सिद्धांत। निरोधात्मक दंड सिद्धांत, यह निरोधात्मक दंड सिद्धांत जो होता है, यह क्या होता है, यानी कि अपराध करने से रोकना, अपराधी को अपराध करने से रोकना। निरोध का मतलब होता है रोकना। तो यह जो निरोधात्मक दंड सिद्धांत है, यह अपराधी को बार बार अपराध करने से रोकता है, बार बार अपराध करने से रोकता है। जैसे कि कोई अपराधी है, वह अभ्यस्त हो गया है अपराध करने में, जैसे चोर है, चोरी करने में अभ्यस्त हो गया है, तो उसको रोकने के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए? कारावास होना चाहिए। उसको क्या किया जाता है? अब जो व्यक्ति बार बार अपराध करने का आदी हो गया है, उसको दंड के रूप में कारावास की सजा सुना दी जाती है। वह कारावास में, यानी कि जेल की सजा सुना दी जाती है, और जेल में वह अपना सारा समय जेल में ही व्यतीत करता है। इससे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है कि जो अपराधी होते हैं, वो अपराधियों को निरुद्ध कर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, और समाज से सारे अपराधी समाप्त हो जाते हैं। सारे अपराधी समाज से समाप्त हो जाते हैं, वह जेल में बंद हो जाते हैं। इस तरह से समाज में अपराध फिर पैदा नहीं होता है। तो यह जो निरोधात्मक दंड सिद्धांत है, बार बार अपराध किए जाने से रोकना है, अपराध को बार बार किए जाने से रोकना होता है कि समाज में जितने भी अपराधी हैं सबको पकड़कर जेल में बंद कर दिए जाए ताकि फिर अपराध न हो। जो इस अपराधी प्रवृत्ति वाले हैं, जो मानसिक अपराधी प्रवृत्ति वाले हैं, उनको निरुद्ध कर दिया जाना चाहिए। तीसरा है सुधारात्मक दंड सिद्धांत। यह जो सुधारात्मक दंड सिद्धांत है, इसका उद्देश्य होता है व्यक्ति को सुधार करना। सुधारात्मक दंड सिद्धांत का इसका उद्देश्य क्या होता है? सुधार करना। यह सुधार चाहता है। यह कहता है कि व्यक्ति में जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वह कोई भी अपराधी जन्मजात नहीं होता है, बल्कि समय और परिस्थितियां उसको अपराध करने के लिए प्रेरित कर देती हैं। अपराधी कौन बनाता है? यह परिस्थितियां अपराधी बनाती हैं। तो वह कहते हैं कि जो जिस तरह से मानसिक रोग होता है, मानसिक रोगों का उपचार हम मनोवैज्ञानिक के द्वारा करते हैं, मनोवैज्ञानिक हमारे मानसिक रोगों को दूर कर सकता है। इसी तरह यह हमारे शरीर में जो विभिन्न रोग होते हैं, यह शरीर में जो विभिन्न रोग होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस रोग का इलाज करता है और हमारा रोग ठीक हो जाता है। यानी कि रोग का स्क्रीनिंग करता है, स्क्रीनिंग करने के पश्चात वह दवा देता है, रोग ठीक हो जाता है। इसी तरह से अपराध क्या है? एक मानसिक बीमारी है, लोगों की मानसिक बीमारी है। लोग अपने तुच्छ वासनाओं के लिए, अपने स्वार्थों के लिए अपराध करते हैं। तो जो अपराधी होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि अपराधियों को एक कारावास में रखकर उनको सुधार करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। यह सुधार करने पर बल देता है।
उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, चिकित्सालय की व्यवस्था की जानी चाहिए, विभिन्न परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए जो उनके सुधार के लिए आवश्यक होता है। तो यह सुधारात्मक दंड सिद्धांत शिक्षा व्यवस्था पर बल देता है कि सबको शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि लोग अपराध को एक घृणा के रूप में देखें, अपराध को एक अपराध से घृणा करें और अपराध करने के लिए प्रेरित न हो। तो ऐसी स्थिति में सुधारात्मक दंड सिद्धांत लोगों के सुधार पर बल देता है। लेकिन यह जो सुधारात्मक दंड सिद्धांत है यह एक पक्षी है, यह ऐसे अपराधियों के लिए नहीं है जो अपराध करने के लिए अभ्यस्त होते हैं, बार बार अपराध करते हैं, उनका हम सुधार नहीं कर सकते हैं। यह सुधारात्मक दंड सिद्धांत केवल एक बार अपराध करने वाले अपराधियों पर ही लागू होती है, जैसे कि बालकों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो समय और परिस्थिति के अनुसार वह अपराध कर बैठते हैं। केवल जो एक ही जो अपराध करने के आदी नहीं है, बल्कि समय और परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि वह अपराध करने पर विवश हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो एक बार अपराध करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सुधारात्मक दंड सिद्धांत काम करता है। ऐसे लोगों के लिए सुधार किया जाना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि बालकों को बाल श्रम गृह में भेज दिया जाता है, इसी तरह से महिलाओं को उनको नारी निकेतन में भेज दिया जाता है, सुधार करने का प्रयास किया जाता है। वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाती है, अनेक प्रकार की वहाँ पर उनके जो मानसिक व्याधियाँ होती हैं उन मानसिक व्याधियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। इसी तरह से एक व्यक्ति जो अपराध कर लेता है एक बार, उसके लिए भी सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। लेकिन जो अपराध करने के लिए बार बार अभ्यस्त हो गए हैं, उनका सुधार नहीं किया जा सकता है। जैसे जो पेशेवर अपराधी हैं जिनका उद्देश्य है कि चोरी करना, हत्या करना, लूट करना, डकैती करना, उनका सुधार हम नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनको हमें निरुद्ध करना चाहिए या फिर उनको इस समाज से मुक्त कर दिया जाना चाहिए, उनको फांसी की सजा दे दी जानी चाहिए। चौथा है प्रतिफलात्मक दंड सिद्धांत। प्रतिफलात्मक दंड सिद्धांत, यह जो प्रतिफलात्मक दंड सिद्धांत होता है, यह प्रतिफलात्मक दंड सिद्धांत जैसे को तैसा मानता है। जैसे को तैसा, जैसे कि आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, हत्या के बदले हत्या। यह हमारे पूर्व के समाज में प्रचलित था। जब कोई व्यक्ति किसी की आंख फोड़ देता था तो वह व्यक्ति भी उसकी आंख फोड़ता था। यह इस सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। प्रतिफल यानी प्रतिफल का मतलब परिणाम। प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है? परिणाम। यानी कि जो व्यक्ति जो कार्य करे उसके कार्यों का उसको उचित परिणाम भी मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको ऐसा परिणाम मिलना चाहिए कि फिर वह अपराध न करें, या जिस व्यक्ति को हानि हुई है, उसके अपराध करने से जिस व्यक्ति को हानि हुई है वह व्यक्ति स्वयं दंड दे दे। यह जो प्रतिफलात्मक दंड सिद्धांत होता है बदला लेने की भावना से प्रेरित होता है। जैसे कि तुमने मेरे भाई की हत्या की तो मैं भी तेरे भाई की हत्या करूंगा या तेरी हत्या करूंगा। यानी कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान और दांत के बदले दांत, या फिर हत्या के बदले हत्या। खून का बदला खून। लोग कहते हैं कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। तो ये बदले की भावना से कार्य करता है कि जिस पक्ष को हानि पहुंचती है वह भी पक्ष उतनी ही हानि करता है जितना सामने वाला पक्ष उसकी हानि किया होता है। तो इस तरह से जो प्रतिफलात्मक दंड सिद्धांत है यह वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है, न तो लागू होता है, क्योंकि जब राज्य नहीं था, जब केवल समाज ही था हमारे विश्व में, जब केवल समाज ही था तो समाज के लोग इस प्रकार का बर्ताव करते थे कि जो कोई उसको चाटा मारता था वह भी उसको चाटा मार देते थे, जो कोई उसको हानि पहुंचाता था तो वह भी उसको हानि पहुंचाते थे। लेकिन वर्तमान समय में विधि का शासन है। जहां विधि का शासन है, विधि के शासन वाले देशों में ऐसा संभव नहीं है। विधि का शासन, भारत में भी विधि का शासन है। यदि कोई किसी की हत्या करता है तो जो पीड़ित पक्ष होता है वह भी उसकी हत्या नहीं कर सकता, उसको राज्य के शरण में जाना होगा, कानून के शरण में जाना होगा, और जो कानून होगा, जो हमारी विधि होगी, विधि के अनुसार ही उसको दंडित किया जा सकता है। यदि वह किसी की हत्या करता है तो उसको यह साबित करना होगा कि वह इसकी हत्या अपने आत्मरक्षार्थ किया था, आत्मरक्षार्थ हत्या किया था, उसके हत्या करने का उद्देश्य और कुछ नहीं था।
तो इस तरह से जहां विधि का शासन है वहां जो पीड़ित पक्ष होता है कोर्ट की शरण में जाता है और कोर्ट के अनुसार न्याय होता है, यानी कि अब बदले की भावना कार्य नहीं करती है। बदले की भावना से इस विधि के शासन में कोई बदले की भावना नहीं होती है। लोग पीड़ित पक्ष कहाँ जाते हैं, न्यायालय की शरण में चले जाते हैं और न्यायालय उनको दंडित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो दंड के 4 सिद्धांत काम करते हैं, लेकिन वर्तमान समय दंड का जो सबसे अच्छा सिद्धांत है वह है निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत और निरोधात्मक दंड सिद्धांत। इसी दंड सिद्धांत को सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह सभी प्रकार के अपराधियों के लिए है, यानी कि गंभीर अपराधियों के लिए है। गंभीर जो अपराधी अभ्यस्त होते हैं, आदती होते हैं, यानी कि जिनके आदत में, जिनके नेचर में, जिनके स्वभाव में अपराध करना हो जाता है, जो बार बार अपराध करते हैं, ऐसे अपराधियों को दंड देने के लिए निवृत्तात्मक और निरोधात्मक दंड सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। वहीं जो पहली बार फर्स्ट टाइम अपराध करते हैं उनके लिए सुधारात्मक दंड सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। ये जो प्रतिफलात्मक दंड सिद्धांत है यह हमारे प्राचीन या आदिम समाजों में प्रचलित था, आदिम समाज में प्रचलित था। वर्तमान में जहां विधि का शासन है वहां ये प्रतिफलात्मक सिद्धांत कार्य नहीं करता, बल्कि सब कुछ कोर्ट के अधीन है, सब कुछ कोर्ट के अधीन होता है। तो इस तरह से हमने आपको 4 प्रकार के दंड के सिद्धांतों को बताया, निवृत्तात्मक दंड सिद्धांत, निरोधात्मक दंड सिद्धांत और सुधारात्मक और प्रतिफलात्मक दंड सिद्धांत। अब आइए चलते हैं इस दंड की व्यवस्था, दंडिक व्यवस्था के संबंध में कुछ विचारकों के विचार जान लेते हैं कि विभिन्न विचारकों ने दंड की व्यवस्था के बारे में क्या कहा है। हम ले लेते हैं लाक को जॉन लॉक जैसा कि प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है और इसके साथ साथ प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन करता है, प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक विधि का वर्णन करता है। यह प्रतिफलात्मक दंड सिद्धांत का प्रतिपादक हो जाता है। यह जो लाक है यह प्रतिफलात्मक दंड सिद्धांत का प्रतिपादक होता है। वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था जो होती है उसमें सभी लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, सभी लोग प्राकृतिक विधियों का पालन करते हैं। जब लाक की प्राकृतिक अवस्था में लोग प्राकृतिक कानून का पालन करते हैं, जो प्राकृतिक कानून का उल्लंघन करता है उसको प्रकृति दंड देती है। जो भी प्राकृतिक कानून का उल्लंघन करता है, जो भी व्यक्ति दूसरे को हानि पहुंचाता है तो वह व्यक्ति भी उसको हानि पहुंचा सकता है। तो इस तरह से जो लाक का दंड सिद्धांत है उसने प्राकृतिक अवस्था में अपने सामाजिक समझौते में वर्णन किया है कि जैसा कि उसने कहा है कि तुम भी वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों के साथ चाहते हो, दूसरों से अपने लिए चाहते हो। तुम भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। तो इस तरह से लाक कहता है कि जिस प्रकार का हम आचरण करते हैं, अपने लिए अपेक्षा करते हैं, वैसे ही दूसरों से ही करना चाहिए। यदि हम बुरा अपेक्षा करते हैं तो दूसरे भी हमारे साथ बुरा करेंगे। यदि हम अच्छी अपेक्षा करते हैं या अच्छा व्यवहार करते हैं तो दूसरे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हम दूसरों का सम्मान करेंगे, वह भी हमारा सम्मान करेंगे। हम दूसरों का अपमान करेंगे तो वह भी हमारा अपमान करेंगे। तो इस तरह से लाक का जो सिद्धांत है यह प्रतिफलात्मक दंड सिद्धांत है। लाक कहता है कि जैसे को तैसा, जो व्यक्ति बुरा है उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाना चाहिए, और जो व्यक्ति प्रकृति की व्यवस्था से उल्लंघन करता है उसको दंडित किया जाना चाहिए, यानी कि जैसे को तैसा है। वही जो कांट है, कांट जो कि आदर्शवादी विचारक है, कांट आदर्शवादी विचारक है। कांट कहते हैं कि पापी को अवश्य दंड दिया जाना चाहिए, यानी कि कांट भी प्रतिफलात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। यह भी प्रतिफलात्मक सिद्धांत को अपनाते हैं। कांट भी प्रतिफलात्मक सिद्धांत को अपनाते हैं। यह भी कहते हैं कि पापी को अवश्य दंड दिया जाना चाहिए, नहीं तो हमारी सामाजिक व्यवस्था में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति अपराधी है, उसको दंडित नहीं किया जाता है तो समाज के ऊपर वर्चस्व स्थापित कर लेता है और नए प्रकार के अत्याचार करता है। तो इसी स्थिति में जो व्यक्ति अपराध करता है उस व्यक्ति को अवश्य दंड दिया जाना चाहिए, उस व्यक्ति को अवश्य दंड दिया जाना चाहिए। हम फिर आते हैं बेंथम पे। बेंथम भी कहते हैं, बेंथम का जो दंड सिद्धांत है इसने सबसे अच्छा, बेंथम ने अपना विचार प्रस्तुत किया है दंड सिद्धांतों के ऊपर। बेंथम, क्योंकि बेंथम ने इंग्लैंड में विधि के सुधारों पर महत्व दिया। बेंथम का कहना था कि इंग्लैंड में जितने भी कानून हैं जो पुराने हैं उसको समाप्त कर दिए जाने चाहिए और वही कानून होने चाहिए जो व्यक्ति के लिए उपयोगी है। तो बेंथम ने विधि का आधार, दंड का आधार उपयोगिता माना,
उपयोगिता माना इसने कि हर व्यक्ति हर चीज उपयोगिता के आधार पर होनी चाहिए, वही कानून रहना चाहिए जो उपयोगी हो। बेंथम अपने दंड सिद्धांत में तीनों व्यवस्थाओं का मिश्रण करते हैं। वह कहते हैं कि जो दंड व्यवस्था होनी चाहिए, हर प्रकार की दंड व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जो बार बार अपराध करने का जो व्यक्ति बार बार अपराध करता है उसको हमारे समाज से निवृत्त कर देना चाहिए, उसको ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि वह दोबारा अपराध न करे। इसी तरह से वह निरोधात्मक सिद्धांत पर बल देते हैं कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है तो उस व्यक्ति को हमें जेल में बंद कर देना चाहिए छोटे छोटे अपराधों के लिए। बेंथम सुधारात्मक दंड सिद्धांत पर भी बल देता है, यानी कि निवृत्तात्मक, दूसरा निरोधात्मक, तीसरा सुधारात्मक। वो कहता है कि जो प्रथम बार अपराध करते हैं उनके लिए सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बेंथम दंड की व्यवस्था करते समय वह चाहते हैं कि दंड देने से किसी भी व्यक्ति को दंड देने से या उसको सजा सुनाने से पहले हमें कुछ बातों का अनुसरण करना चाहिए। जैसा कि पहले न्यायाधीश को यह विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति अपराध किया है वह व्यक्ति किस प्रकार का अपराध किया है, यानी अपराध की मात्रा क्या है, बड़ी है या छोटी है, या जघन्य है या बहुत छोटा अपराध है। जो दूसरी बात यह ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्ति ने जो अपराध किया है क्या वह बार बार अपराध करने का अभ्यस्त हो गया है, या कोई परिस्थितियां ऐसी उसके सामने घटित हो गई थी कि उसने अपराध कर दिया। तो हमें परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात बेंथम यह बताते हैं कि हमें यह देखना चाहिए कि अपराध करने की पूर्व अपराधी की इच्छा क्या थी, क्या अपराधी किसी मनोभावनाओं से प्रेरित होकर अपराध किया था या बिना इच्छा का अपराध किया था, यह अपराध स्वतः हो गया था। हमें उसकी इच्छा को देखना चाहिए कि उसकी इच्छा क्या थी। और ये अंतिम बात या चौथी बात यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि जो व्यक्ति अपराध किया है उसके अपराध करने से किस प्रकार के व्यक्ति को हानि पहुंची है, यानी कि यदि बुरे व्यक्ति को हानि पहुंची है तब तो दंड की मात्रा सीमित कर देनी चाहिए, यदि अच्छे व्यक्ति को हानि पहुंची है तब उसको सजा देना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। इसी तरह से परिस्थितियों का निर्धारण करना चाहिए। तो अपराधी के भावनाओं का अध्ययन करना चाहिए। इस तरह से बेंथम कहते हैं कि हमें विभिन्न परिस्थितियों का, विभिन्न तत्वों का अध्ययन करना चाहिए। और इस तरह से बेंथम ने आनुपातिक दंड का समर्थन किया है। आनुपातिक दंड का समर्थन किया है। वह कहते हैं कि दंड देने के पूर्व हमें अनुपात को देखना होगा। यदि अपराध बहुत बड़ा है तो उस अपराध अधिक दंड दिया जाना चाहिए, यदि अपराध बहुत छोटा है तो कम दंड दिया जाना चाहिए। सारे अपराधों के लिए एक ही दंड सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए। तो यह अपराध की मात्रा पर बल देते हैं, अपराध के मात्रा, प्रकृति और मात्रा पर बल देते हैं। प्रकृति और मात्रा पर बल देते हैं कि अपराध की प्रकृति क्या है और उस प्रकृति के अनुसार मात्रा क्या होनी चाहिए। जैसे कि कोई छोटा बालक है, वह किसी का पेंसिल चुरा लेता है तो उसको उसी अनुरूप दंड दिया जाना चाहिए। हमें उसको 100 कोड़े नहीं मारने चाहिए, उसको 100 कोड़े नहीं मारना चाहिए, बल्कि डांट डपट कर या उसको समझा बुझा कर मना कर देना चाहिए कि दोबारा ऐसा न करे। इसी तरह से महिलाएं जो हैं वह किसी प्रकार का अपराध कर देती हैं तो उनको भी हम 100 कोड़े नहीं मार सकते हैं या फांसी की सजा हम नहीं दे सकते हैं, बल्कि उनके प्रकृति के अनुरूप और किए गए अपराध की मात्रा के अनुरूप उनको दंड दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है, जैसे कि मर्डर करता है, 1 मर्डर किया, 2 मर्डर किया, 3 मर्डर किया, तो फिर उसको फांसी की सजा हो जानी चाहिए। यानी परिस्थितियों को भी देखना चाहिए, फांसी की सजा भी सुनाई जानी चाहिए। तो इस तरह से बेंथम अपराध की प्रकृति और मात्रा पर बल देते हैं और आनुपातिक दंड का समर्थन करते हैं। बेंथम एक योजना प्रस्तुत करते हैं, उनकी योजना का नाम होता है पेन ऑप्टिकम। यह एक प्रकार की जेल होती है, पेन ऑप्टिकम क्या है? यह एक प्रकार की जेल। बेंथम कहते हैं कि जेल ऐसा होना चाहिए कि चारों तरफ काल कोठरी होनी चाहिए और बीच में जेलर का ऑफिस होना चाहिए, कार्यालय होना चाहिए, कि यह जेलर जो है
24 घंटे इस पे निगरानी रख सके, 24 घंटे अपने कैदियों के ऊपर निगरानी रख सकें। इस तरह से बेंथम आनुपातिक दंड का विचार प्रस्तुत करता है। अब हम आते हैं ग्रीन पे, टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन ने बेंथम की आलोचना की है। ग्रीन ने बेंथम की आलोचना की है। बेंथम की आलोचना की है। उन्होंने बेंथम के सिद्धांत को नकार दिया है। ग्रीन का कहना है कि जो दंड होना चाहिए वह रचनात्मक होना चाहिए, और ग्रीन ने रचनात्मक और नैतिक पक्ष पर बल दिया है। रचनात्मक और नैतिक पक्ष पर बल दिया। ग्रीन कहते हैं कि राज का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। राज का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। सभी लोगों ने अपनी इच्छा से राज का निर्माण किया है। कोई अपने पावर से इसको कोई अपने शक्ति के द्वारा राज का सृजन नहीं किया है। अपनी शक्ति के द्वारा राज का सृजन नहीं किया है। तो राज के कार्य जितने भी होते हैं अप्रत्यक्ष होते हैं। तो राज को इस प्रकार का दंड देना चाहिए व्यक्तियों को कि व्यक्ति पश्चाताप कर सकें, व्यक्ति को यह अनुभूति हो सके कि उसने अपराध किया है और वह अपने किए गए अपराधों के लिए पश्चाताप करे और फिर दोबारा वह अपराध न करे। यानी कि इन्होंने नैतिक पक्ष पर बल दिया है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक नैतिक, जैसा कि ग्रीन का कहना है कि राज का कार्य क्या है, व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। यानी कि व्यक्ति को अधिक से अधिक नैतिक बनाना है। जब व्यक्ति नैतिक हो जाएंगे तो वह अपराध नहीं करेंगे, और जब अपराध करेंगे तो उनको राज के द्वारा इस प्रकार का दंड देना चाहिए कि वह अपने को स्वयं वह अनुभव करें कि उन्होंने अपराध किया है और उसका पश्चाताप करें। जब व्यक्ति पश्चाताप कर लेगा या उसको अनुभव हो जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा, फिर वह दोबारा अपराध नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ग्रीन ने अपराध के संबंध में नैतिक अपराधों के लिए नैतिक पक्ष का समर्थन किया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लॉक ने प्रतिफलात्मक दंड सिद्धांत, कांट ने प्रतिफलात्मक दंड सिद्धांत पर विचार दिया है। वहीं बेंथम ने निवृत्तात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक पक्ष पर बल दिया है। वहीं ग्रीन ने नैतिक पक्ष पर बल दिया है। मेरे प्यारे छात्रों और मेरे मित्रों, ये रहा दंड और दंड के सिद्धांत। मेरे प्यारे छात्रों और मेरे मित्रों, मैंने आज आप लोगों को दंड के बारे में बताया, दंड के विभिन्न सिद्धांतों से आपको अवगत कराया। यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।